श्रोताओं नमस्कार। केंद्रीय बजट पर आधारित हमारे इस विशेष कार्यक्रम के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है। बजट पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के विकास के इंजनों के रूप में 4 क्षेत्रों की पहचान की गई है। ये हैं कृषि, एमएसएमई जिसे हम लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र के रूप में भी जानते हैं, निवेश तथा निर्यात। आज पेश किए गए बजट पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने अर्थशास्त्री और रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर रवींद्र कुमार ब्रह्मे। डॉक्टर ब्रह्मे, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद विकल्प जी। डॉक्टर ब्रह्मे, जैसा कि अभी हम इस कार्यक्रम की शुरुआत में अपने श्रोताओं को बता रहे थे कि इस बजट में 4 क्षेत्रों पर विशेष रूप से फोकस किया गया है और इन्हें विकास का इंजन बताया गया है जी। आपका इस बारे में क्या मानना है? निश्चित रूप से जो 4 क्षेत्र इस बजट में वित्त मंत्री के द्वारा बताए गए, जिसमें पहला उन्होंने कृषि में को लिया वो विकास के इंजन के रूप में जी। और दूसरा जो है वो सूक्ष्म, लघु और जो मध्यम उद्योग हैं, एमएसएमई सेक्टर जिसे कहते हैं, उनको शामिल किया है। तीसरा उन्होंने महत्व दिया है कि निवेश पे महत्व दिया है कि यदि आप जानते हैं निवेश नहीं होगा तो विकास नहीं हो सकता। बिल्कुल। और चौथा उन्होंने कहा है कि निर्यात। तो ये 4 उन्होंने जो शक्तिशाली इंजन है जो उसको विकास के लिए उन्होंने चुना है जी। सर, ये जो आज बजट है उसमें एक बहुप्रतिशत मांग जो वेतनभोगी, जो सैलरीड लोग होते हैं, मिडिल क्लास लोग होते हैं, उनकी पूरी हुई है और वो है आयकर जो है वो छूट की मांग जी। और इसमें जो है वो 12 लाख तक की जो अब सालाना आमदनी है उसको कर मुक्त किया गया है। वेतनभोगियों को थोड़ी सी और ज्यादा राहत मिली है जी। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? और हाल के समय में ये भी देखने में आ रहा है कि देश में जो उद्योग जगत है वो ये कह रहा था कि मांग में कमी आ रही है। तो ये जो राहत मिली है इनकम टैक्स में, इससे मांग में जो कमी की बात है वो कितनी दूर होगी? डिमांड कैसे बढ़ेगी शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में? इसके बारे में बताएं। उसका क्या फ़ायदा हमारे व्यापार और उद्योग जगत को मिलेगा? जी हाँ, देखिए ये बहुत ही आवश्यक था जी। और इस बात को जब कल आर्थिक समीक्षा भी जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने जब रखी, उसमें इस बात का उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जी। उन्होंने ये बहुत अच्छी बात थी कि अर्थव्यवस्था में क्या चुनौतियां हैं इसको सामने रखा और ये स्वीकार किया कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें मांग की कमी है, थोड़ी सी सुस्ती आई है, तो उसको बढ़ाने की ज़रूरत है जी। और उसको बढ़ाने के लिए ये कहा गया कि लोगों के जो जेब है उनमें पैसे होना चाहिए, बचना चाहिए। क्योंकि हुआ ये कि पिछले कुछ समय से जो महंगाई के कारण और ये हुआ ये कि जो लोगों की आय नहीं बढ़ी है, ये भी इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को कहा गया कल जब रखा गया लोकसभा में, कि जो लोगों की आय जिस गति से बढ़ना चाहिए थी वो नहीं बढ़ पाई है। तो इस कारण ये हुआ कि लोगों की जो क्रय शक्ति है, जो खरीदने की क्षमता है, वो कम हो गई और उसको बढ़ाने की बहुत आवश्यकता थी। जैसा कि आप कह रहे थे उद्योग जगत ने मांग की थी। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो संगठन है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, CII, उन्होंने भी जब वित्त मंत्री से मिले तो उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे उपाय हों जिससे कि देश पे मांग बढ़े। ये इसलिए ज़रूरी है, देखिए कि जो वैश्विक जो बाजार हैं वहाँ पे पूरे विश्व में संरक्षणवादी नीतियाँ हैं जी। और हमारे तो वहाँ पे हमको जो निर्यात करना है उसमें थोड़ी कठिनाई होगी, तो वो जो मांग है वो थोड़ी सी प्रभावित हो रही है जी। और सभी देश संरक्षणवादी नीति अपना रहे हैं, दूसरे के देशों की जो वस्तुएं हैं उन पे शुल्क लगा रहे हैं, आप अभी देख रहे हैं जी। और हमारे पास जो इतनी बड़ी जो घरेलू जो क्षेत्र है जी। इसलिए आप देखें कि वित्त मंत्री ने शुरू में कहा कि हम जो है घरेलू सेक्टर जो है हमारा उस पे हम ज़्यादा विकास के लिए उस पे ज़्यादा हम बल देंगे। और इसीलिए ये जो आप देखते हैं कि जो कर में, खासकर डायरेक्ट टैक्स में और साथ ही साथ इनडायरेक्ट टैक्स में भी कस्टम ड्यूटी के माध्यम से कई चीज़ों पे
छूट दी गई है। और डायरेक्ट टैक्स में तो आप देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ा एक उन्होंने जो है प्रस्ताव रखा। लोग तो आज सुबह बजट में 10 लाख तक की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं 10 लाख भी संभव नहीं है, पर उन्होंने 12 लाख उम्मीद से ज्यादा दिया इसमें। तो ये दिखा रहा है कि हम अपनी अर्थव्यवस्था की विकास को गति देने के लिए और जो चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करके, उनको ही संबोधित करके इस बजट में सारे प्रावधान रखे गए हैं। मतलब इससे जो हमारा जो घरेलू मांग है वो बढ़ेगी। जी हाँ। और उससे जो उद्योग हैं उनको जो एक ऑक्सीजन मिलेगा। जी हाँ। बजट में कृषि क्षेत्र, किसानों के लिए भी अनेक घोषणाएं की गई हैं। जी हाँ। पीएम धन धान्य कृषि योजना की घोषणा की गई है और 100 देश के ऐसे जिलों को चिन्हांकित किया गया है जहां पर जो कृषि उत्पादन है वो अन्य जिलों की तुलना में थोड़ा सा कम है। वहां पे कृषि उत्पादन बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा दलहनों को भी अब उसकी भी जो है फसलों को बढ़ावा देने के लिए एक दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू करने की बात भी कही गई है। हाँ। क्योंकि जैसे हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो धान की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, लेकिन सरकार अब दलहन की फसल जो है, जो उसकी खेती है, उसको भी प्रोत्साहित करने की बात कर रही है। इसे आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, ये पहला ही उन्होंने अपना विकास का इंजन रखा है वित्त मंत्री जी ने, कृषि को बढ़ावा देते हुए, क्योंकि बहुत जरूरी है। और उन्होंने ये बात भी कही कि हमारे जो किसान हैं वो हमको जो एक वर्ल्ड की जो कृषि है, पूरी दुनिया की कृषि का हम फूड बास्केट के रूप में हमें बनना है। और इसके लिए उन्होंने जो आपने चर्चा की, प्रधानमंत्री जो धन धान्य जो योजना है, इसके अंतर्गत जो 100 जिले हैं जो जहां कृषि उत्पादकता कम है, तो निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ में भी कुछ जिले हैं, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। तो ये चीज रखा इस योजना में। फिर रखा कि हमको फसलों में विविधता लानी है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करना है। लोग अनाज की जगह दलहन है, तिलहन है और दूसरी चीज़ों का उपयोग करें। जैसे आप कह रहे थे कि दलहन मिशन भी है। और इसके साथ साथ कहा गया कि इन जिलों में जो हमें कृषि के लिए आधारभूत संरचना बनानी है, खासकर सिंचाई की सुविधाओं में उसमें वृद्धि करना है, और जो है जो किसानों को कम अवधि के लिए और दीर्घ अवधि के लिए जो ऋण जो है उसकी उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना है। इन बिंदुओं को ये जो कृषि धन धान्य योजना है ये जो है पूरा करने का इसमें लक्ष्य रखा गया है। जी, एक बात और है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो एक आदिवासी बहुल राज्य है और लगभग 32% जो आबादी है वो आदिवासियों की है। एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है जिसका कि छत्तीसगढ़ को, खास तौर से जो छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जो इलाके हैं उनमें महिलाओं को, जैसे हम आधी आबादी कहते हैं, उसको सीधा फायदा मिल सकता है। ये घोषणा है कि जो अनुसूचित जाति और जनजाति की पहली बार उद्यम शुरू करने वाली महिलाओं को 2 करोड़ रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। तो इसे आप कितना जो है महत्वपूर्ण मानते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ाएगी, खास तौर से जो अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाएं हैं उनमें। जी हाँ, हम लोग देखिए सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ की एक बड़ी जनसंख्या, मैं कहूँ कि जो है 1/3 जो जनसंख्या है वो आदिवासी अंचल में रहती है। और इसमें जो महिलाओं में जो आप कह रहे थे कि उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए, और वो महिलाएं जो पहली बार जो है कोई उद्यम स्थापित करना चाहती हैं, ऐसी जो इस क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं उनके लिए ये योजना रखी गई है कि, और तो इसका निश्चित रूप से लाभ छत्तीसगढ़ में भी जो इस अंचल में रहने वाली महिलाएं हैं उनको मिलेगा। तो ये एक खास कर ऐसी स्कीम जो कि इसके साथ 2 बातें हो रही हैं। एक तो महिलाओं में उद्यमशीलता बढ़ावा देने की बात है, उनकी आय बढ़ेगी, और इसके साथ साथ जो एक हमारे यहाँ विकास में जो एक समावेशी विकास का जो नजरिया है, जो कंसेप्ट है, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। एक बात और है जो शिक्षा होती है, क्योंकि आप उच्च शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो स्कूली शिक्षा है उसको बुनियाद माना जाता है। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण इसमें घोषणा आज के बजट में की गई है कि सरकारी स्कूलों में अगले 5 वर्षों के दौरान 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी।
इसके अलावा जो भारत नेट परियोजना है उसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित जो सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालय हैं और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वहां पर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। तो ये हमारी जो स्कूली शिक्षा है उसके लिए, और खासतौर से जो बच्चे साइंटिस्ट बनना चाहते हैं वो उनके लिए ये कितना फायदेमंद साबित होगी? देखिए, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस नजरिए से कि जो हमारे यहाँ युवा हैं और उनकी जो आकांक्षाएं हैं उनको पूरा करने के लिए उनको जो स्किल है या कौशल है वो प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। और ये जो अटल टिंकरिंग जो लैब हैं ये अनुसंधान को और जो उद्यमशीलता है इसको बढ़ावा देती हैं और खासकर स्कूलों में स्टूडेंट्स के लिए ये उनको प्रोत्साहित करती हैं कि वो उनकी जो क्रिएटिविटी है और उनकी जो क्रिटिकल थिंकिंग है ना, और उनका जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग जो एप्टीट्यूड है वो उसको बढ़ावा देने के लिए होगी। तो यदि वो इस स्किल के साथ बढ़ेंगे स्कूल के साथ तो ये जो हमारा जो रोजगार जो बाजार है, जो जॉब मार्केट है, उसमें उनको जो जॉब मिलने में और उनको ज़्यादा सुविधा होगी। ये सरकारी स्कूल में और ये जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, इवन ये प्राइवेट स्कूल के लिए भी इसमें प्रावधान रखा गया है कि वहाँ भी स्थापित की जा सकती है। तो एक बहुत बहुउद्देशीय ये योजना है, क्योंकि दीर्घकाल में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में ही सबसे ज़्यादा युवा हैं और उनको यदि हम कुशल नहीं बनाएंगे तो हम एक विकसित भारत की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो एक बहुत ये दीर्घकाल को ध्यान में रख के बनाया गया है ये। अंत में इस कार्यक्रम के डॉक्टर ब्रह्मे हम संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे कि आप तो इतने सालों से बजट को सुनते आ रहे हैं, उन्हें आप उनका विश्लेषण करते आ रहे हैं। जो बजट होते हैं, चाहे वो केंद्रीय बजट हो या राज्य का बजट हो, तो जो कोई भी बजट होता है वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए एक दिशा तय करता है। सरकार की क्या दिशा होगी, देश किस दिशा में आगे बढ़ेगा। तो ये जो केंद्रीय बजट है इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बजट को संक्षेप में मैं कहूँ तो ये सबसे पहले विकास को बढ़ावा देना। आज के समय में जो आत्मनिर्भरता है, खाद्यान्न के साथ साथ आपको उद्योग में और विनिर्माण में ये बहुत आवश्यक है। कोई देश दुनिया का विकसित नहीं हो सकता जब तक अपने यहाँ विनिर्माण उद्योगों को ना स्थापित करे। तीसरी चीज ये जो मांग को पैदा करने के लिए जो जन आकांक्षाएं हैं, और बहुत समय से ये मांग थी कि कुछ मध्यम वर्ग को भी रिलीफ मिलना चाहिए। जो दिया गया है कर में जो छूट जो दी गई है वो भी बहुत इसका पॉजिटिव इफेक्ट इकोनॉमी में होगा। और इन सब चीज़ों के साथ वित्त मंत्री ने ये भी प्रयास किया कि किस प्रकार से हम अपना जो राजकोष है उसका संतुलन किस प्रकार से साधें। तो ये इन सब के साथ जो है इनको प्राप्त करने के लिए ये भी एक कठिन साधना है नीति निर्माताओं के सामने कि इन उद्देश्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से यदि हम इन उद्देश्यों को आगे बढ़ के यदि प्राप्त करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हम एक विकसित भारत की तरफ हमारा एक कदम आगे होगा। बिल्कुल डॉक्टर ब्रह्मे, बहुत बहुत आभार। आपने इतने कम अवधि में ही जो है वो सारे पहलुओं पर बहुत विस्तार से हमारे श्रोताओं का ज्ञानवर्धन किया है। हम आकाशवाणी समाचार की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, इसी के साथ संपन्न होता है हमारा ये विशेष कार्यक्रम। अब हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।